ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम क्या है कि सेक्शन फॉर्मूला जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था वैसा ही कुछ है। जैसे दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो यहाँ पे भी जैसे मान लो दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इनको ज्वाइन किया और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो Z1 है और इसका Z2 है। तो कोई एक तीसरा पॉइंट C है जिसको जिसको हम Z C बोलते हैं। मान लो ये किसी रेशियो में डिवाइड करता है, यहाँ पे हमने M1:M2 मान लेते हैं। तो ये ए दे रखा है, बी दे रखा है, Z1 Z2 दे रखे हैं, तो Z C निकालना है। तो इसके लिए दो तरह का होता है डिवीजन। तो जो सेक्शन फॉर्मूला में हमने वहां भी पढ़ा था, एक इंटरनल डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे भी हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो इंटरनल डिवीजन के लिए, इंटरनल के लिए क्या फॉर्मूला था, M1Z2 प्लस M2Z1। तो ZC आ जाएगा M1Z2 माइनस प्लस M2Z1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और इन एक्सटर्नल के लिए माइनस आता था बीच में, एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ZC की वैल्यू आएगी M1Z2 माइनस M2Z1 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। ऐसे मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो मिड पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा Z C नहीं है, इस केस में कुछ ऐसे आएगा Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट होता है। तो ये सारी चीजें हमने स्ट्रेट लाइन पॉइंट और स्ट्रेट लाइन चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि जब सेक्शन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इसको, तो जब दो पॉइंट्स को कोई तीसरा पॉइंट डिवीजन डिवाइड करता है तो उसका फॉर्मूला उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं। ये भी एक तरह से हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट होते हैं इसमें भी, तो उसमें कोऑर्डिनेट भी होते हैं। तो कोऑर्डिनेट कैसे है इसका हमको पता है कि इसको हम Z1 को अगर a प्लस आयोटा भी लिखें तो a कोमा बी को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, जिसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, वहां पे हमने उसको मार्क भी किया था। ऐसे Z2 को हम c प्लस आयोटा d बोले तो c कोमा d, तो c से ये ZC के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट है। ये फर्स्ट पॉइंट में सेक्शन फॉर्मूला। सेकंड में कि अगर ऐसे दे दिया जाए, इफ इन ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल वर्टिसेस आर, अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं एज A Z1 B, चाहे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको ऐसे लिखते हैं A Z1 B Z2 एंड C Z3। देन अगर ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, जैसे A है Z1, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, करस्पॉन्डिंग Z3 है। तो इसका हमने वहां पे सेंट्रोइड पता किया था कि सेंट्रोइड G क्या होता है। सेंट्रोइड होता है तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं। यहाँ पे भी सेम है, क्या करेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई 3। और हमने जो एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थी उसमें पढ़ा था कि अगर हम तीनों नंबर्स को ऐड करें, कि कोई भी दो नंबरों को ऐड करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। तो इस हिसाब से इसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला है। और ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में एक पैरेललोग्राम देखिए हम करते हैं। ट्राइंगल की, हाँ ये सेंट्रोइड हमने निकाला है। यहाँ पे सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर भी निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो वहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला थे, वो फॉर्मूला सारे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ज़्यादा पूछ ही नहीं जाते यहाँ पे, लेकिन अब पूछे जाए तो हम वहाँ की तरह ही बिल्कुल यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है कि लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, parallelogram when complex number
complex numbers corresponding to a comma b comma c and d are z1 comma z2 comma z3 and z4 respectively. then एक दूसरे में यहाँ पे हम एक दूसरे का रिलेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं रिलेशन को देखो। बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। ए का z1, बी का z2, सी का z3, डी का z4। तो अगर हम इनके डायगोनल बनाए इसके पैरेललोग्राम के, तो हमको पता है कि ये यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये है वो इसके बराबर होगा और ये पार्ट इसके बराबर होगा। तो इसको हम पॉइंट कोई m पॉइंट मान लेते हैं। तो इस केस में क्या पूछा जा सकता है कि कोई भी तीन के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए, फोर्थ के पूछे जाए, तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे वो देखो कि m के हम इससे m is midpoint of AC, then m can be the corresponding complex number of m। तो इसको z से डिनोट कर सकते हैं m, that can be given as z1 plus z3 divided by 2। Similarly, m is also midpoint of B, D. Then from there we can write mz equals to z2 plus z4 divided by 2। यहाँ पे लिख सकते हैं as m is midpoint of BD। अब यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट m के लिए हैं तो दोनों इक्वल कर सकते हैं। दोनों अगर हम इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा z1 plus z3 divided by 2 equals to z2 plus z4 divided by 2। इसका मतलब क्या हुआ कि z1 plus z3 equals to z1 plus z4। तो ये रिलेशन याद रखना है। क्या रिलेशन याद रखना है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट वर्टिसेस हैं उनके सम इक्वल होते हैं। इसका सम इसके साथ, इसका सम इसके साथ इक्वल होगा। तो यहाँ से हम पूछा गया है कि कोई भी तीन दे दिए जाएंगे और एक पूछा जा सकता है। उसमें क्वेश्चन में इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में भी दे सकता था कि if AB corresponding complex number of A, B, C are Z1, Z2, Z3 then find corresponding complex number of D। तो हमको उस केस में हमको Z4 निकालने के लिए बोला गया होगा। तो उस केस में Z4 की वैल्यू आ जाएगी Z1 माइनस Z2 प्लस Z3। ठीक है, इसमें कुछ ये क्वेश्चन ही था एक तरह से, प्रॉपर्टीज में सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ जेड ए एग्जांपल if A or Z1 equals to 3 plus 4i and B is minus 5 plus 10 and B Z2 is minus 5 plus 10i, and the complex number associated with the P which divides. Question is then find the complex number associated with the point that divides AB in the ratio 2:3। क्या बोला गया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं Z1 Z2 और हमको इनके कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4i एंड यहाँ पे है माइनस 5 प्लस 10i और हमको एक पॉइंट
जिनको इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो उस केस में दो, यहाँ पे दो केस बनेंगे। जैसे ब्लूटूथ क्वेश्चन वगैरह का, क्योंकि बोला नहीं गया इंटरनली है या एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो हम दोनों केसेस के लिए आंसर निकाल लेते हैं। तो पहले इंटरनली के लिए, इंटरनली रिवीजन हो रहा है, तो इंटरनल के लिए 2:3, तो कुछ यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट पी 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो पी जो जेड है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -5 प्लस 10i प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 10 माइनस 1 और 20 प्लस 12 32 डिवाइडेड बाई 5, तो यह आ जाएगा पी पॉइंट का कॉम्प्लेक्स करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक्सटर्नली के लिए, एक्सटर्नली if p point divides a and b externally, then what will be the z? The z, then z will be 2 minus 5 plus 10i minus 3 into 3 plus 4i divided by 2 minus 3, और इसको और सिंपलीफाई करके -9 -10 -19 और 20 -12 प्लस 8i डिवाइडेड बाई -1, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 8i। तो ये ऐसे हम डिवीजन डिवीजन में ऐसे फॉर्मूला यूज करेंगे इसके। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसको क्वेश्चन बोलो या फिर प्रॉपर्टी बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर and Z1, Z2 and Z3 are corresponding complex number. Corresponding complex number, then find the relation. क्या है कि ए बी सी तीन नंबर हैं जो कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर कुछ ऐसे दे सकते हैं जिनके कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं Z1 Z2 Z3। बोला गया है कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियरिटी के लिए वहां पे हमने 4 कंडीशन पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन में। कम से कम एक तो याद होनी चाहिए कि कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर होता है, तो इस केस में ए बी प्लस बी सी है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ए बी है वो डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो ए बी डिस्टेंस हम वेक्टर से निकाल सकते हैं। कि वेक्टर कैसे निकालते हैं? बी माइनस ए होता है, तो ये Z2 माइनस Z1 का मॉड है ना। ये भी अगर निकालोगे ना, जैसे मान लो तुमने ये मान लिया कि Z1 को मान लिया x1 प्लस आयोटा बाई 1 और Z2 को मान लिया x2 प्लस आयोटा बाई 2। अगर यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है दोनों के बीच में, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस रूट बाई 2 से स्ट्रेट लाइन से निकलेगा, पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस फॉर्मूला से। और जैसे निकालेंगे Z2 माइनस Z1 क्या आएगा, वो आएगा ये x2 माइनस x1 प्लस आयोटा टाइम बाई 2 माइनस बाई 1, और उन दोनों को मॉड लेंगे तो भी यही आने वाला है, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये एक डिस्टेंस कैसे दी जाती है दोनों दो पॉइंट्स के बीच में, ये समझ लो आप। दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है, तो उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है Z2 माइनस Z1 फाइनल माइनस इनिशियल का मॉड, ये वेक्टर में ही पढ़ा है। प्लस BC ये है Z3 माइनस Z2 का मॉड इक्वल्स टू Z3 माइनस Z1 का मॉड, ये रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के फॉर्म में बनते हैं, कुछ ऐसे अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी क्वेश्चन हम क्लियर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें
कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट क्या होता है वो समझते हैं यहाँ पे। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? जैसे जेड इक्वल्स टू कुछ भी एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो ये तो मैंने यहाँ पे एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा है। तो पहले इसको जब हमको जो दिया जाएगा वो एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया जाएगा, तो पहले इसको हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको इनटू पोलर फॉर्म। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड स्टेप सेकंड में उसका हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, और उसके बाद लास्ट थर्ड स्टेप में इसको लिख देंगे, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख देंगे। फिर राइट इन एल्जेब्रिक फॉर्म। सिंपल है। अभी ये क्या लिखा है उतना समझ में हो सकता है नहीं आया हो, लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे जेड इक्वल्स टू, क्वेश्चन है √3 + 3 आयोटा, और इसका हमको क्या करना है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है जेड इक्वल्स टू √3 + 3 आयोटा। तो पोलर फॉर्म में अगर या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं जिसको, तो पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है जेड इक्वल्स टू r × e की पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे r इसका मैग्नीट्यूड होता है और थीटा इसका एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट होता है। तो r का लेके इसमें निकालेंगे, तो r होता है इसका 2√3, 3 + 9 12, तो 2√3 आ जाएगा, और थीटा tan इनवर्स 3/√3, इतना पॉजिटिव मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा π/3। तो इसके पोलर फॉर्म में लिख देंगे जेड इक्वल्स टू 2√3 e पावर आयोटा π/3। अब हमको इसका लेना स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो जेड पावर 1/2, और इधर भी 2√3 e की पावर आयोटा π/3 होल पावर 1/2। और इसकी पावर 1/2 है, तो देखो दोनों को अलग अलग देंगे। उधर तो जो हमको चाहिए वही लिखा है जेड पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 लेनी है। तो इधर आ जाएगा ये 2√3 पावर 1/2, और ये आ जाएगा e की पावर आयोटा π/3 की जगह π/6, क्योंकि ये जो e की पावर में जो पावर चढ़ाते हैं तो वो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको फिर से एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो इसका मैग्नीट्यूड ही है, ये पावर e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू एल्जेब्रिक फॉर्म में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होती है, तो इसको cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6 से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया है, तो एक चीज याद रखनी है कि ये प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, तो ये प्लस माइनस 2√3 पावर 1/2, और ये cos π/6 होता है √3/2, और ये आयोटा/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसा डेटा लिया था तो थोड़ा अजीब सा आ रहा है, लेकिन अजीब सा भी आ सकता है क्योंकि स्क्वायर रूट लिया जा रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड, जेड इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा। वैसे इसका एक और तरीका होता है स्क्वायर रूट निकालने का, लेकिन वो फॉर्मूला होता है थोड़ा बड़ा सा, तो फॉर्मूला लास्ट में बता दी मैंने, और दूसरा टॉपिक पढ़ना है उसके लिए, वो टॉपिक पढ़ने के बाद वो निकाल सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन वो याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है कि ये मेथड याद रखो। क्या मेथड है कि इसको पोलर फॉर्म में बदलो, उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, और बाद में उसको फिर से एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख दो, क्योंकि एल्जेब्रिक फॉर्म में स्टार्टिंग में दिया जाता है। तो जेड है, अब जब इसको हम एल्जेब्रिक से पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो पहले आता है आर, आर है इसका 5, आर मतलब मैग्नीट्यूड,
ई पावर आयोटा थीटा है इसका टेन इनवर्स 4/3। तो ये इसका हो गया पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में लिखने के बाद अब इसका हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। तो जेड पावर 1/2 इक्वल्स टू 5 पावर 1/2 प्लस माइनस एंड ए की पावर टेन इनवर्स 4/3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पावर 1/2 है तो सीधे मैंने डिवाइडेड बाई। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या कैसे 1/2 आ गया, क्योंकि ये फाइनल ऐसे आने वाला था। तो जब इसको ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऐसे होगा 5 पावर 1/2 ए की पावर आयोटा टेन इनवर्स 4/3 डिवाइडेड बाई 2। अब जब हम इसको लिखने जाएंगे वापस से एलजेब्रिक फॉर्म में, तो यहाँ पे टेन इनवर्स 1/2 आएगा। जब एक अगर इसको हम टेन इनवर्स 4/3 को थीटा मानते हैं तो थीटा/2 है, तो हम इसको पहले थीटा/2 से इसको थीटा में कन्वर्ट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नहीं तो चाहे तो एक बार लिख लो तो मतलब समझ में आएगा कि क्यों ऐसा करने की जरूरत है। 5 पावर 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ टेन इनवर्स 4/3 डिवाइडेड बाई 2। अब थोड़ा ITF याद करो यहाँ पे, प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ टेन इनवर्स 4/3 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा ITF में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऐसे, इन्वर्टेड इन्वर्टेड फंक्शन। ITF क्या है तो पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो अंदर लिखा है टेन इनवर्स। तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। टेन इनवर्स 4/3 डिवाइडेड बाई 2 को मैं थीटा निकाल बना लिया। तो यहाँ से 2 थीटा टेन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3। टेन 2 थीटा से हमको तो टेन थीटा या फिर एक सिंगल एंगल में चाहिए, ताकि हमको कॉस थीटा/2 की वैल्यू और साइन थीटा, अभी हमने इसको थीटा माना है, इस पूरे को थीटा माना है, हमको कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो इसको जो कैसे ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/3। 2 से ये 4 2 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये 3 tan थीटा 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके आए तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव वाला लेंगे, -3 प्लस रूट 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 क्या जाएगा, -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 1/2। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास है वहाँ पे, और इसको हमने थीटा माना है पूरे को। तो जेड पावर 1/2 है वो हमारा कुछ प्लस माइनस 5 पावर 1/2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि tan थीटा 1/2 है, तो कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू ये राइट एंगल ट्राइंगल से निकालते हैं √5। तो कॉस थीटा आ जाएगा 2/√5 और साइन थीटा 1/√5। तो इसको लिख देंगे हम प्लस माइनस √5, कॉस है 2/√5 और साइन है 1/√5। √5 तो कट जाएगा तो ये प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा आंसर आ जाएगा। टफ नहीं है लेकिन थोड़ा लेंदी हो सकता है, टफ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। और इसमें से मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं।